हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है सासू माँ आप मेरी जेठानी से ऐसे बात नहीं कर सकती। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभा अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी अवनी प्रसव वेदना से तड़प रही थी। बाहर प्रभा हाथ में फोन लिए लगातार घर वालों को फोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। प्रभा को ठंड के महीने में मारे डर के माथे से पसीने छूट रहे थे। उसे डर था कि अगर आज अवनी को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सर पर आएगा। प्रभा के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर रोहित ऑफिस के काम से शहर के बाहर और प्रभा के पति अरुण आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे। घबराहट में प्रभा ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो अवनी को लेकर अस्पताल आई है। प्रसव कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने कितनी बार प्रभा से कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में प्रभा कहती, मैं ठीक हूँ। अवनी की दर्द से चीखती उसकी आवाज प्रभा के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती, भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही है। प्रभा भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पूर्व प्रसव कराना होगा। इसके लिए हमें ऑपरेशन करना होगा क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई हैं और थैली से पानी निकल चुका है। आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते ही प्रभा के हाथ पांव सासू माँ के डर से थर्राने लगे। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। प्रभा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी अवनी और बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। आखिर प्रभा इतनी डरी हुई क्यों थी? 8 साल पहले जब प्रभा शर्मा निवास में अरुण के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास सुनीता जी, क्योंकि प्रभा अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। सासू माँ ने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय एक दुर्घटना में उसे दोबारा कभी मां ना बन पाने का अभिशाप मिला, जिसने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी सुनीता जी अब प्रभा को अपशगुनी मानने लगी थी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले न लगाती। अरुण को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार प्रभा को ही समझाता, प्रभा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएंगी, तुम बस धैर्य रखो। लेकिन प्रभा का देवर रोहित उसका बहुत सम्मान करता था। वो उनकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता। जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को टोक देता, कहता, माँ, आप भी तो किसी की बेटी हैं। इसलिए सुनीता जी उसके सामने कुछ भी गलत करने से बचती। सुनीता जी ने रोहित की पूरी शादी के दौरान प्रभा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती और प्रभा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने प्रभा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। अवनी जब गर्भवती हुई तो उसके गोद भराई के समय उन्होंने प्रभा से कहा, सुनो प्रभा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ का तो मुंह भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अवनी की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ, जब तक कि अवनी बच्चे को जन्म ना दे दे, वापस मत आना। और हाँ, अरुण को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है।
जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। प्रभा उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा ना थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ना होने की वजह से इतना अपमान होगा। प्रभा अगले दिन अपने मायके चली गई। प्रभा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक बिना बताए क्या बात है प्रभा, सब ठीक तो है ना? प्रभा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चले आई। प्रभा के मायके आने के अगले दिन ही उसके फ़ोन पर देवरानी अवनी का सुबह 10 बजे फ़ोन आया तो उधर से अवनी के दर से करहाने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ अवनी, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। ऑटो से प्रभा घर पहुंची तो अवनी दर्द से करहा रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। अवनी को लेकर घर में ताला लगाकर प्रभा अस्पताल गई। अवनी ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और रोहित सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया। अवनी का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्री मैच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। इतने में सभी घर वाले भी आ गए। सुनीता जी ने आप देखा ना ताब। उन्होंने सबके सामने अस्पताल में प्रभा के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, अब शगुनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्म नहीं कर पाई तो देवरानी की खुशियों में भी आग लगा दी। मना किया था ना तुझे आने से। इतने में अरुण वहां आ गया। उसने गुस्से में कहा, माँ, ये क्या तरीका है? आपने प्रभा को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? यही ना कि उसने अवनी की मदद की, वरना आज क्या होता? तू चुप कर, जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहां नर्स ने आकर प्रभा से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। सुनीता जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। सुनीता जी अंदर डॉक्टर के कमरे में गईं और उन्होंने अपना परिचय दिया। तब डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की जरूरत है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप बाहर मेडिकल स्टोर से लेते आइए। ठीक है। इतना कहकर जैसे ही कमरे से बाहर सुनीता जी निकली, उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में ही गिर गईं। डॉक्टर ने एक्सरे और चेक करके बताया कि पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब क्या था, एक बार फिर सुनीता जी के ना चाहने पर भी प्रभा के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज घर के काम खत्म करके अस्पताल जाती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी और सुनीता जी के पाँव भी ठीक हो गए। घर आने के अगले दिन जब अवनी के कमरे में जाकर प्रभा ने बच्चे को अपने गोद में लिया तो पीछे से कड़कती आवाज में सुनीता जी ने कहा, बड़ी बेशरम हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम अवनी और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना अपशगुन कराकर जी नहीं भरा जो कुछ और कराना चाहती हो। उसने जैसे ही बच्चे को अवनी की गोद में देना चाहा, अवनी ने कहा, भाभी आप भूल गईं, यह आपका भी बेटा है और आपके ही पास रहेगा। हमने अस्पताल में क्या वादा किया था? दिन की जिम्मेदारी आपकी और रात की मेरी। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी का समय है। रात भर जगाया है आपके लाडले ने मुझे, अब मुझे आराम करना है। मुझे तो नींद आ रही है। अवनी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसने माँ जी की बातें सुनी ही ना हो। तभी सुनीता जी ने कहा, अवनी तुमने सुना नहीं क्या? मैंने क्या कहा? प्रभा जाने ही वाली थी कि प्रभा को अवनी ने कहा, रुकिए भाभी, आज बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं। सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना, लेकिन मैं आपकी ये बेकार की बातें ना ही सुन सकती हूँ और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और रोहित जी ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूं हर बात में अपमानित ना किया करें, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो भाभी हैं,
जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक कब का मिल चुका होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अपशगुनी नहीं थी, ना है ना रहेगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो वो जीवन दाता है। अगर ये समय से फ़ोन उठाकर यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो ना जाने क्या हो जाता। और बेटी को जन्म देने से कोई अपशगुनी हुआ तो मुझे आप ये बताइए, आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बहनें हैं और आप 4 बहनें हैं। हम दोनों को ही भाई नहीं। तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? इतने पर रोहित ने बच्चे को प्रभा की गोद में लेने का आग्रह करते हुए कहा, भाभी, आप तो इसकी बड़ी माँ हैं और इस पर सबसे पहला अधिकार भी आपका ही होगा, इसलिए इसको आपका सानिध्य, प्यार और संस्कार मिलना ही चाहिए। प्रभा ने अरुण की तरफ देखा तो उसने सहमति में सिर हिलाया। प्रभा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसका माथा चूम लिया। सुनीता जी ने घूर कर सबको देखा और इतना सा मुंह लेकर वहां से गुस्से में तमतमाते हुए निकल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।